हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड फॉर टर्म 2। क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। भाई हमें ये डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। हमसे क्या बोला गया कि ये 250 स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा है कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स है, उन्होंने कितने लॉन्ग जंप किया है। यानी कि एक तरीके से ऐसा जैसे 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है 0 to 1। यानी कि 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉन्ग जंप में केवल 0 से 1 मीटर के बीच में ही जंप किया है। 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जंप जब किया तो 1 से 2 मीटर के बीच किया है। 62 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जंप जो किया है वो 2 से 3 मीटर के बीच में किया है। बात क्लियर है? तो ये तो हमें गिवन डाटा है, लेकिन हमें इसके लिए निकालना है मीडियन, ठीक है। अब मीडियन निकालने से पहले भी मैं यहाँ पे ये बोलूंगा आपको कि सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिखो। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F और इनटू में H। क्योंकि ये लिखने से ये हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या करना होगा क्वेश्चन में। तो देखो मुझे एक तो L निकालना है। L का मतलब क्या होता था कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो एक बात तो मुझे ये पता करनी पड़ेगी कि इसमें मीडियन क्लास कौन सी लेनी है। n/2 का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम वो हमारा n है। तो n/2 तो चलो पता चल जाएगा। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मुझे दो चीजें पता करनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पे कि इस गिवन डेटा के अंदर मीडियन क्लास कौन सी लेनी है और उस मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो भी है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले क्लास इंटरवल के लिए ये 40 ही होगा, क्योंकि पहला क्लास इंटरवल तो 40 ही होगा। अब जब नेक्स्ट क्लास इंटरवल का क्यूमुलेटिव लिखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई, क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि जैसे मैं 1 से 2 इंटरवल के लिए क्यूमुलेटिव निकाल रहा हूं, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं क्या यहाँ पे कि यहाँ तक 1 से 2 तक कितने स्टूडेंट आ चुके हैं, यानी कि 2 तक 2 से नीचे नीचे कितने स्टूडेंट हैं। तो देखो ये 80 और 40 ये सभी का सम हो जाएगा ना, ठीक है। तो 80 प्लस 40 कितना, 120। ऐसे ही 2 से 3 तक, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ इस इंटरवल के लिए कि 3 से लेस देन कितने स्टूडेंट है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 3 से कम जंप किया है वो कितने हैं। तो इन तीनों का सम ही हो जाएगा ना। और सीधे सीधे मैं तीनों का सम ना करके मैं ये 62 को 120 में ऐड कर दूंगा। देखो 62 प्लस 120 करेंगे तो 12 6 18 182 आ जाएगा। ऐसे ही फिर नेक्स्ट के लिए निकालेंगे 182 में 38 ऐड कर दो, तो 182 प्लस 8 करेंगे 190 हो गया, 90 प्लस 3 22, 220 हो चुका। और ये कितना हो जाएगा, 250। और ध्यान देना जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो लास्ट वाला है ये हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आएगा। मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी बोला था ना कि 250 स्टूडेंट है, 250 स्टूडेंट्स है, तो ये 250 ही आएगा। अगर नहीं आया, कम आ गया, ज्यादा आ गया, तो समझ जाना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। बात क्लियर हुई? अब कैसे करना है समझो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियन क्लास को पता करने के लिए करेंगे कि मीडियन क्लास कैसे निकालें। तो मीडियन क्लास के लिए भी हम निकालेंगे यहाँ पे n/2 का वैल्यू। भाई n का मतलब क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 250 स्टूडेंट, तो 250, तो 250/2 इज इक्वल टू कितना, 125। तो ये n/2 ही डिसाइड करेगा कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होने वाला है। तो देखो n/2 की वैल्यू क्या आई, 125। अब क्या करना है, 125 से जस्ट जो ग्रेटर CF है वो हमें देखना है कहां आ सकता है। भाई 125 से जस्ट ज्यादा, देखो यहां तक 120 है, यहां है 182, तो जो 125 से जो जस्ट ग्रेटर CF है वो क्या नजर आ रहा है, 182। वही है, तो ये भी ज्यादा ही है। लेकिन 125 के बाद जो CF आएगा वो हमें देखना है, तो वो ये 182 पड़ेगा ना पहले तो इसका मतलब इस 182 के कुछ जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है यही हमारा क्या बोला जाएगा, मीडियन क्लास। बात क्लियर हो चुकी? क्योंकि भाई इस मीडियन क्लास का ही पूरा रोल है यहाँ पे, क्योंकि जब तक हमें मीडियन क्लास नहीं पता होगा तब तक मैं ये L नहीं बता पाऊंगा, मैं ये CF नहीं बता पाऊंगा, मैं ये F भी नहीं बता पाऊंगा। बात क्लियर हुई? तो मीडियन क्लास तो निकल के आ गई। तो देखो n/2 का वैल्यू है क्या, और जैसे ही मीडियन क्लास होता है तो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फॉर्मूले में देखो जो जो यहाँ पे वेरिएबल नजर आ रहे हैं मैं सबकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। n/2 तो मेरा आ ही चुका 125, L चाहिए था ना, तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास 2 to 3, तो लोअर लिमिट क्या, 2। F जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो ये मीडियन क्लास 2 से 3, तो इसका फ्रीक्वेंसी देखो F निकाल रहा हूं मैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं F, तो F क्या हो जाएगा 62। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
जो यहाँ पे CF लिखा है, ये कौन सा CF? क्या मीडियन क्लास का CF? नहीं, यहाँ पे CF मीडियन क्लास का CF नहीं आएगा। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाला जो क्लास इंटरवल है उसका CF, मतलब कि 120। यहाँ पे गलती मत कर देना कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अच्छा CF चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए तो इसका CF नहीं। मीडियन क्लास से जो प्रीसीडिंग वाला CF है, यानी मीडियन क्लास से जो पहला क्लब CF पढ़ रहा है, वो यहाँ पे CF होता है। बस अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो L की वैल्यू 2 है, प्लस n/2 में निकाल चुका हूं, तो सीधे सीधे n/2 की वैल्यू डाल दे रहा हूं 125, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी फाइंड किया 120, फ्रीक्वेंसी ये कितना था 62। अच्छा यहाँ पे एक चीज हो रह गई थी, H भी तो रह गया हमारा। तो देखो H क्या है, H हमारा क्लास साइज, और क्लास साइज सभी का देख सकते हो, किसी भी क्लास इंटरवल को, क्योंकि यहाँ पे सेम क्लास साइज ही होना जरूरी है। तो 5 to 4, 4 to 3 माइनस करके दे लो 1 आएगा, तो H क्या है यहाँ पे 1। यानी कि किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना तो क्या मिल जाएगा, क्लास साइज। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा इसको, 2 प्लस 125 माइनस 120 करूंगा कितना आ जाएगा भाई, 25 से 5/5 62 आएगा, 5/62। ठीक है, अब ये 5/62 आ गया। अब क्या करें यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, एलसीएम लूंगा तो 62। ठीक है, 62 आ गया, 2 का 62 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 124, 6 दूनी 12, 124 5 129, 129/62। और जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करने बैठूं 62 से डिवाइड कर दे रहे किसको, 129 को, देखो 2 टाइम्स तो पूरा पूरा जाएगा, तो 124 आया, बचा 5 के बाद क्या करेंगे, 0 लेंगे, लेकिन डिविजिबल नहीं हुआ, डेसिमल लगा के 0 लिया, अभी भी डिविजिबल नहीं होगा, एक 0 लगानी पड़ेगी, 500। अब 62 से कितने टाइम्स आ सकते हैं, देखो 60 का अगर 8 टाइम्स करता हूं 480, और 2 का 8 टाइम्स 16, तो ये 8 टाइम्स 496, 496 जाएगा, देख लो। तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.08 आ गया ना, कितना आ चुका 2.08। तो अब देखो, अब यहाँ पे मीडियन तो हमने फाइंड कर लिया 2.08, लेकिन हमें इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। भाई मीडियन का मतलब क्या होता था कि एक मिडल वैल्यू आती थी, जैसे आपने पहले जब 9th में पढ़ा होगा तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिखते थे, तो जो मिडल वैल्यू है वो हमारी मीडियन कहलाती थी। लेकिन यहाँ पे भाई ये ग्रुप डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन तो आएगा 2.08, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये भी एक मिडल वैल्यू है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2.08 मीटर से कम डिस्टेंस जंप किया है, और 50% ऐसे हैं जिन्होंने 2.08 से ज्यादा डिस्टेंस जंप किया है। तो हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ स्टूडेंट जंप्ड बिलो 2.08 मीटर एंड 50% ऑफ स्टूडेंट जंप्ड अबाउट 2.08 मीटर। बात क्लियर हुई, यही था इसका मीनिंग, और इंटरप्रेट में हमें यही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है कि फाइंड द मीडियन, ठीक है, एंड इंटरप्रेट द मीडियन, यानी कि ये इंटरप्रेट द मीडियन वाले का आंसर है। बात क्लियर हो चुकी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंस्ट्रक्शन से लिखा है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहले इसका रफ डायग्राम बनाता हूं। भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक हमें सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल का रेडियस बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, और इस 4 सेंटीमीटर सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, हमें 2 टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और बोला गया है जो दोनों टेंजेंट है इंक्लाइंड है। यहाँ पे लाइन लिखी है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में, भाई ये होता है, ये पॉइंट पी है, ये ए माना, ये बी माना, तो ये जो एपी और बीपी 2 टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। अच्छा, सेंटर में ओ मानता हूं तो ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस कितना है सर्कल का 4, तो ओ बी 4 है, ओ ए 4 है। अब इसको करना कैसे ये समझना। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस टाइप का कि जहां पे टेंजेंट के बीच का इंक्लिनेशन एंगल दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, हमें ये इंक्लिनेशन एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। अब ये आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, कौन सा, कि टेंजेंट के बीच वाला एंगल, यानी कि जो 2 एंगल बन रहे हैं एपीबी और एओपी, इन दोनों का सम क्या होता है 180। दोनों का सम क्या होता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी दे रखा था,
ये थ्योरम एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी हमने प्रूफ किया था कि इन दोनों एंगल का सम क्या होता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल और जो टेंजेंट के बीच का एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। ये बताओ जब एपीबी 60 है तो भाई एओबी कितना होगा? एओबी फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस कर देगा 60, 120। अब ये काम मैंने किस लिए किया है? क्योंकि इसी 120 की हेल्प से मैं ये डायग्राम बना पाऊंगा। भाई ये तो मैंने रफली डायग्राम बना दिया, लेकिन मुझे जो बनाना है एक्चुअल में मैं इसी की हेल्प से बना पाऊंगा। अब क्या करना है तो देखो, इसका मैं आप समझा दे रहा हूं करना करना कैसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करोगे और सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में बोला गया कितना 4 सेंटीमीटर। तो भाई ये तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेंटर हो गया ये, और इस सेंटर को लेते हुए एक 4 सेंटीमीटर की रेडियस के साथ हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मान लो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस, इसको नाम दिया बी। इतना होने के बाद, ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, चलो इसको बी नाम दे रहा हूं, उसी फॉर्म में लिखा रहा हूं, इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब क्या करोगे भाई, मुझे ये पता है ना कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 होता है ना। तो ऐसा करते हैं इस बी पर ना एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा देखो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब ये एंगल बनाए तो आपको आते होंगे, ड्रॉ कर देंगे एक एंगल 90 डिग्री का, और इसको मैंने नाम दिया एक्स। तो मैंने रे बनाई है, अब ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया, ये रे कितना भी एक्सटेंड हो सकता है। अब क्या करना है, इस ओ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो देखो अभी तो फाइंड किया था 120 डिग्री, ये एंगल कितना है 120। तो इस ओ पे यानी कि बीओ के ओ पॉइंट पे, ये जो बीओ लाइन सेगमेंट है इसके ओ पॉइंट पे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है, कितने का 120 डिग्री का। तो हम यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे भाई, ऐसे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके ये हो गया। अब ये जब 120 डिग्री का एंगल, तो इस सर्कल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट किया हम नाम दे दिया उसको ए। फिर से क्या करेंगे, अब ये रेडियस हो चुकी एओ, तो इस पे जो टेंजेंट बनेगी 90, तो फिर से ए से एक एंगल बनाएंगे कितने का 90 डिग्री, कितने का बनेगा 90 डिग्री। और ये रे कहीं ना कहीं इस प्रीवियस रे को कट करेगी, मान लो ए वाई इस बी एक्स को कट करेगी, किस पॉइंट पर, मान लेते बी। तो बस ये जो बना ए पी बी, यही हमारा रिक्वायर्ड एंगल अपना 60 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप समझ में आ चुके हैं, इसको आप कंपास की हेल्प से करना है। सबसे पहले क्या करोगे भी, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ओ सेंटर एक रेडियस बना दोगे, पहले एक ही रेडियस बनानी है, ओ बी बना दी 4 सेंटीमीटर, बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया, बन गया, ठीक है। फिर ओ पर 120 डिग्री का एंगल बनाओगे और इसको ज्वाइन कर दोगे तो दूसरा पॉइंट निकल के आ गया ओ ए। फिर इस ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और जहां पे दोनों रे कट करेगी उस पॉइंट को बोल दोगे ये रिक्वायर्ड पॉइंट है पी, और ये अपने आप ही क्या आ जाएगा 60 डिग्री का निकल के आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो सो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। भाई हमें कुछ डेटा गिवन है और इस डेटा में गिवन क्या है, एक तो हमें रन्स गिवन है और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बैट्समैन कितने हैं ये सब गिवन है। तो देखो 0 to 40 के लिए नंबर ऑफ बैट्समैन 12 दे रखा है, इसके लिए हमें नंबर ऑफ बैट्समैन कितना है 20 दे रखा है, ये हमें 35 दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 और ये 23, ठीक है। अब सबसे पहली बात किसकी कर रहा है कि वो बोल रहा है मीन फाइंड करना है, तो पहले इसी को समझ ले मीन कैसे आएगा। भाई अगर मैं एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही पढ़ा था। तो इसका मतलब एक तो मुझे एक्स आई निकालना होगा, क्योंकि जब तक एक्स आई नहीं आएगा तो एफ आई एक्स आई नहीं आएगा। तो एक्स आई क्या होता है, अब इस एक्स आई को समझो कि जो क्लास इंटरवल है, इस हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या होगा एक्स आई, और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड कर दे जाएंगे 2 से। तो 0 + 40 कितना 40, डिवाइड करेंगे 2 से 20, 40 + 80 कितना 120, डिवाइड किया 2 से कितना 60, और 40 ऐड कर दे रहे तो ये 100 आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा, ये 180। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है कि एफ आई एक्स आई का समेशन, ये क्या बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन, कि जो एफ आई एक्स आई है तो पहले तो हर एक एफ आई को क्या करेंगे एक्स आई में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो भाई 12 का 20 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 240। ऐसे ही 20 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो देखो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 0 तो 1200। 35 का 100 से करेंगे तो कितना 3500, 30 का 140 से करेंगे तो कितना 4200, और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 180 में, तो ये आएगा हमारा 4140, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है।
अब इस इधर क्या करेंगे, एक तो समेशन एफ आई चाहिए, मतलब ये जो एफ आई वाला कॉलम है इन सभी का सम। देखो जब सम ऐड करोगे तो वही कितना आने वाला है, ये 120 आने वाला है। और ऐसे ही इन सभी का सम भी फाइंड कर लेना, तो इन सभी का सम कितना आएगा, यानी कि एफ आई एक्स आई का सम आएगा, इसको ऐड करना, ये आएगा 13280। बस इतना करना था। इसके बाद तो भाई क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, सीधा फॉर्मूला और फॉर्मूले में सीधे वैल्यू। समेशन एफ आई एक्स आई कितना 13280, ठीक है, और समेशन एफ आई कितना 120। 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या 1328 डिवाइडेड बाय 12। क्या 4 से डिविजिबल है, भाई 4 3 जा, और देखो ये 4 3 जा 12, 1 to 12 बचा, 4 3 जा 12, 8 बचा, 4 2 जा 8, तो कितना बचा ये 332/3। अब इसको 3 से भी अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, देखो 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, फिर ये 2 जाएगा नहीं तो इसका 0, तो 2 के बाद 0 लेनी पड़ेगी, तो 20, 3 6 जा 18, तो 110.6, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली भाई ये क्या आ जाएगा 110.666 ऐसे कुछ आ जाएगा। और इसको राउंड ऑफ कर दोगे, अगर राउंड ऑफ कर देते हो इसको, तो ये 67 आ जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी। तो मीन कितना आया यहां से हमारा 110.67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, इसमें भी दो क्वेश्चन है, 10 के अंदर 2 पार्ट है और ये और वाला पार्ट है, ठीक है। हमें 2 में से कोई एक करना होगा, तो हम यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन सीखेंगे। देखो पहला आ गया यहाँ पे, 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। भाई बोला गया है 2 वर्टिकल पोल्स है और दोनों का हाइट है डिफरेंट, दोनों का हाइट डिफरेंट है और दोनों के बीच का दूरी हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये तो मुझे पता है कि भाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बीच का दूरी क्या है 20 मीटर, और इस ए एंड बी पर 2 पोल खड़े हुए हैं। अब आगे लिखा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट पोल है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है किससे, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री। तो देखो भाई क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो पोल है, मान लो मैंने इसको नाम दिया ए बी हो गया, इसको मैं ए सी बोल रहा हूं। ये जो एसी पोल है, इस पोल एसी का जो एंगल एलिवेशन कहां से, बी के फुट से, इस फुट से कितना दे रखा है ये 60 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। देन लिखा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। और ये जो दूसरा पोल है जो बी पर खड़ा हुआ है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, ए से कितना है 30 डिग्री। अब देखो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एसी, इस जो पोल ए पे है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, और जो बी पर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ए जो पॉइंट ए पर उसका ज्यादा है ना, इसका मतलब एसी की हाइट ज्यादा होगी, और इस जो ये 20 पर पोल है तो मान के चल रहा हूं बी पर जो पोल है उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कम है, कितना 30। तो यहां तक तो क्लियर हो चुका क्या क्या गिवन था, डायग्राम हमारा बन चुका, ठीक है। तो क्या बोला अब इसमें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द 2 पोल। तो भाई ये जो 2 पोल है AC एंड BD, मुझे इनकी हाइट का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये AC, ये BD, इनका मुझे डिफरेंस निकालना है, AC माइनस BD, ये तो फाइंड करना है। और बोला गया है क्वेश्चन में साथ के साथ कि जहां भी √3 आए वहां पे हमें वैल्यू यूज करनी है 1.73, तो ये क्वेश्चन में ही बोला गया है। अब बात करते हैं कि ये होगा कैसे। तो देखो AC एंड BD ये क्या है भाई, हमारे पास 2 पोल्स हैं, और जब भी कोई पोल खड़ा होता है भाई ग्राउंड के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर मैं इस ट्राइंगल CAB की बात करूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि एक राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल CAB मुझे गिवन क्या है, मुझे बेस गिवन है, और मुझे जो चाहिए वो एक तरीके से क्या चाहिए, हाइट चाहिए AC यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये बताओ, ये जब ये इस ACB ट्राइंगल, मैं CAB ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये वाला एंगल पता है 60, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जो क्या है AC, और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आता था, ये सोचो भाई। यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये है बेस, मुझे इन दोनों पे ही काम करना है, क्योंकि ये AC मुझे क्वेश्चन में किसी भी तरीके से लेके आना है और बेस मुझे पता है,
ठीक है। हाँ, अगर ये हाइपोटेनस गिवन होता तो फिर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर सोचता, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं पा, तो बेस गिवन है। तो क्या मैं यहाँ पर टेन थीटा यूज कर सकता हूँ, और टेन थीटा से मतलब टेन 60 यूज कर सकता हूँ कि टेन 60 क्या होता है हमारा ए सी अपॉन ए बी। इस गिवन डायग्राम में देखो सी ए बी में, क्या टेन 60 को मैं ए सी बाई ए बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इज इक्वल टू कितना ए सी अपॉन ए बी कितना 20। तो यहां से ए सी कितना आ जाएगा भाई 20 का मल्टीप्लाई कर दो 20√3 यूनिट क्या मीटर। तो ये तो सिर्फ अभी मैंने ए सी फाइंड किया, ये सिर्फ क्या फाइंड किया ए सी। ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा राइट ट्रायंगल नजर आ रहा है? इन राइट ट्रायंगल। भाई ये भी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये डी ए बी तो एक राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल डी ए बी, इसमें भी क्या यूज करो tan, और tan क्या डी ए बी के लिए जो एंगल है थीटा है वो कितना है 30। तो tan 30 इज इक्वल टू 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो डी बी या बी डी अपॉन में क्या ए बी। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है भाई 1/√3 होता है, बी डी अपॉन में क्या 20। ठीक है, तो यहां से बी डी कितना आएगा 20/√3, इतना ही आएगा भाई। 20 उधर जाएगा तो √3 डिवाइड में है, तो 21 जा 20/√3। अब ऐसे करता हूं, इसको भी मैं रेशनलाइज कर लेता हूं। मैं ऊपर नीचे ना √3 से क्या कर लूं डिवाइड कर लेता हूं। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा, ये बी डी क्या हो जाएगा 20√3 अपॉन में क्या 3। तो यहां से हमारा ए सी आ गया, बी डी आ गया। अब देखो, अब फाइनली हम क्या निकालेंगे, अब फाइनली हम निकाल लेते हैं फिर ए सी माइनस बी डी कितना होगा। तो देखो भाई ए सी कितना है 20√3 माइनस बी डी कितना है 20√3 अपॉन 3। ठीक है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 20√3/1। देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3। भाई 3 को 1 से डिवाइड करूंगा 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बनेगा 60√3 माइनस 20√3। कितना आएगा 60√3 माइनस 20√3। तो देखो रूट वाला पार्ट सेम है, तो 60 माइनस 20 कितना 40। तो ये आ गया 40√3/3। और √3 का वैल्यू पुट करूंगा तो 40 √3 कितना बोला था 1.73 डिवाइडेड बाय कितना 3। और इसको सब सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई सिंप्लीफाई करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा 23.06 मीटर। बस क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा क्या कर देंगे 3 से डिवाइड। तो क्या आ गया, ये दोनों पोल की हाइट का डिफरेंस आ चुका हमारे पास कितना 23.06 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का ही जो और वाला पार्ट है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड दे रखा है, इसमें सेकंड क्वेश्चन ये है, इसी के अंदर अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक बॉय है, ठीक है भाई, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया मान लो, और इस ग्राउंड पे एक बॉय की हाइट है 1.7 मीटर। मान लो ये जो ए बी है ना, ये एक बॉय खड़ा हुआ है, और इस बॉय की जो हाइट है वो क्या है 1.7 मीटर। आगे लिखा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग। मतलब ये एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये सीडी क्या मान लेता हूं बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग सीडी है ये कितनी दूरी पर खड़ा है 50, यानी कि ये ए से सी कितना दे रखा है 50 मीटर। ये बात क्लियर हुई। ए बी बॉय है, सी डी बिल्डिंग है, और दोनों के बीच का दूरी 50 मीटर, तो ए से सी का डिस्टेंस 50। अब आगे क्या लिखा है इसमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। भाई टॉप ऑफ बिल्डिंग ये पॉइंट डी होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम हिज आई, तो यहां से कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो इस आई को इस टॉप ऑफ बिल्डिंग से ज्वाइन करो। यहां पे बॉय होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी इस बॉय के लिए। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या होगा हमारा एलिवेशन एंगल होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना दे रखा था 60 डिग्री। अब देखो आगे से बोला कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो भाई हमें फाइंड क्या करना है, जो बिल्डिंग है ना सिटी, हमें इसका हाइट फाइंड करना है। तो बिल्डिंग ये है, तो मुझे सिटी फाइंड करना है। मान ले रहा हूं हाइट ऑफ बिल्डिंग एच है। अच्छा ये बताओ, ये जो बी से मैंने लाइन ऑफ साइट बनाई है ये हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और ये जो बॉय है ये भी ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर। मान ले रहा हूं इसको बी ई। ठीक है, अब देखो ये जो ए बी है 1.7 मीटर, तो सीधी सी बात है ये ई से भी कितना होगा 1.7 होगा। तो ये डी ई कितना होगा
भाई टोटल मैंने एच मान लिया, ये इसी 1.7, तो डीई क्या हुआ, इस टोटल में से इस इसी को माइनस कर दूं तो एच माइनस 1.7। और यहां पे भी क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है कि जहां भी √3 आए तो वहां पे 1.73 यूज करना ही है। मतलब हमें जो आंसर देना है फाइनल आंसर, वो रूट की फॉर्म में नहीं देना कि √3 की फॉर्म में ही छोड़ दिया, वहां पे √3 को हम इस वैल्यू से रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करके तब आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख देता हूं कि ए बी तो क्या था, बॉय था, ठीक है। ए बी क्या है, हाइट ऑफ बॉय, और सी डी हमारे क्या है, एक बिल्डिंग है। ए बी एक बॉय है, सी डी बिल्डिंग था, ठीक है। और ये जो ए सी है ये बीई के बराबर, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, 50 मीटर। ऐसे ही भाई ये ए बी जो है ये इस सीई के बराबर, इसका मतलब दोनों 1.7 मीटर। मान लिया मैंने लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कितना मान लिया, एच मान लिया। बात क्लियर हुई। तो अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग एच है तो भाई ये डीई कितना होगा, इस सी डी में से इस ईसी को माइनस कर देंगे। सी डी क्या है, एच है, ईसी क्या है 1.7, तो डीई आ चुका 1.7। अब ये बताओ जब भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन आएगा तो बस अब ये सोचो तुम्हें कौन सा राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मुझे इस गिवन डायग्राम में एक ही तो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा, इन राइट ट्रायंगल डी बी ई, क्योंकि भाई जब तक राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो हम उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो आएगा नहीं। तो मुझे राइट ट्रायंगल डीबीई तो नजर आ चुका। मुझे एक तो ये एच लेकर आना है, और एच कहां पे है, इसके परपेंडिकुलर के अंदर आ रहा है ना। और क्या मुझे इसका बेस पता है, तो देखो ये चीज मुझे फाइंड करनी है, ये मुझे पता है। इसका मतलब काम जो करना है परपेंडिकुलर और बेस को लेते हुए करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो के अंदर आते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आएंगे, 10 में आएंगे। तो भाई इसका मतलब 10/60 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 10/60। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम 10/60 यहां पे क्या बनेगा, डीई बाय बीई। 10/60 की वैल्यू √3, डीई एच माइनस 1.7, और बीई कितना दे रखा है, 50। सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 50 √3 बनेगा ना, इज इक्वल टू कितना, h माइनस 1.7। तो क्या मैं h को ऐसे लिख सकता हूं, -1.7 को उधर भेज दो, तो 50 √3 प्लस 1.7। √3 की वैल्यू तो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना कि 3.14 यूज करना है, तो 1.73 यूज करना है, 1.73 प्लस कितना 1.7। अब 50 का मल्टीप्लाई कर लेते एक बार 1.73 में। देखो अगर 1.73 में मैं 50 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 0 0 0, ठीक है। 5 से 5 3 15, 5 7 35, 1 कैरी 36, 5 1 5 3 8, ये 0 5 6 8, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 86.50, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 86.5 प्लस 1.7। अब भाई इस 86.5 में भी अगर मैं 1.7 ऐड कर दूं, 7 5 12, 6 1 7 1 8 8, तो कितना 88.2। इसका मतलब जो हाइट ऑफ बिल्डिंग आई वो कितनी आई, 88.2। यही तो था एच, और एच ही हमने क्या माना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो ये कितनी आ चुकी है 88.2 मीटर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं।